श्रद्धेय सद्गुरु माधव प्रियदास जी, स्वामीनारायण गुरुकुलम से साथ में पधारे विद्वज्जन, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रमुख आचार्य प्रवर राजाराम शुक्ल जी, इस केंद्र जो संस्थान के रूप में वर्णित है विश्वविद्यालय के आख्यानों में, उसको संकल्पित रूप से स्थापित करने वाले और दिशा देने वाले आचार्य उपेंद्र त्रिपाठी जी, कुशल संचालन कर रहे प्रिय मित्र ब्रजभूषण जी, और संयोजक के रूप में और सह संयोजक के रूप में प्रोफेसर राजकुमार मिश्र जी। वस्तुतः ऐसे सभी स्थानों पर खड़े होकर के बोलना जहाँ विद्वज्जन उपस्थित हों, विद्वान हम लोग उन्हीं को कहते हैं जो प्रकृति के और सृष्टि के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विद्या भी अन्य जो जानी जाए चीज़ें हैं, हम लोग मित्रों के बीच में बोलते हैं कि स विद्या या विमुक्ते, स अविद्या या नियुक्ते। जो विद्या हम लोग पढ़ते हैं वो नौकरी देती है, और जो मुक्त करती है वो विद्या है। तो बहुत सारी ग्रंथियाँ हम लोग संस्कारों के कारण और दूषित ज्ञान परंपरा के कारण पाल रखते हैं। वो ग्रंथियाँ हमारी जो पूर्ण क्षमता है, उस पूर्ण क्षमता के प्रकटीकरण में बाधक होती है, और इसलिए हम सृष्टि के सत्य से साक्षात्कार के मार्ग पर चलने से भी वंचित हो जाते हैं। साक्षात्कार तो दूर की बात है। तो वस्तुतः स्वामीनारायण भगवान जिस दर्शन को हमें दे करके गए हैं, इसकी शुरुआत विशिष्ट अद्वैत से है। विशिष्ट अद्वैत महत्वपूर्ण इसलिए है कि विशिष्ट अद्वैत ही यह स्थापित करता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी हमें दर्शनीय है, जीवात्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म, ये तीनों सत्य हैं। वे सभी दर्शन जो हमेशा, जो सदैव यह प्रचारित करते रहे कि ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, वह वस्तुतः वैज्ञानिक शोध पद्धति में बाधक है। तो इसलिए मैं निश्चित ही पर्याप्त श्रद्धा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, और ऊपर से स्वामीनारायण रामानुज से चल करके और स्वामीनारायण तक आते आते नव्य विशिष्ट अद्वैतवाद जो आया है, विशिष्ट अद्वैत, और भी नव्य विशिष्ट अद्वैत, जिसमें 5 तरह के जीवन पद्धतियों की भी प्रशंसा है और उनके सत्य होने के प्रति आग्रह है। और जैसा कि मैंने पढ़ा कि जितने तरह का विज्ञान है वह भी यथार्थ है। चूँकि विज्ञान भी यथार्थ है, इसलिए आपका आगमन आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए सुखकारी है। देहधारी मनुष्य के रूप में थोड़ा भी जिनको रुचि है वो जानते होंगे कि हमारे जो कोश हैं, अन्नमय कोश है, जो पदार्थ जगत की चीज़ों से पर्याप्त है उससे बन जाता है। फिर उसके बाद प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, और उसके बाद आनंदमय कोश है। तो वस्तुतः भारतीय संस्कृति में विज्ञान से दुराव नहीं है, और नव्य विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के हिसाब से उसकी पर्याप्त स्वीकृति है। और इसलिए जितने तरह के वैज्ञानिक कार्य होते हैं, अगर वो समझते हैं कि वह इस ज्ञान परंपरा के विपरीत कुछ करते हैं, तो वस्तुतः वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस खाली वो पूरा नहीं पड़ता है। तो मैं मनुष्य हूँ, इस शरीर के अलावा भी मैं हूँ,
सबसे पहले ये जानना आवश्यक है, क्योंकि शरीर जो है पूरा केवल अन्नमय कोश से है। उसके बाद प्राणमय कोश है, जिसमें वायु का अत्यंत महत्व है। वायु में अपान भी है, उदान भी है, व्यान भी है, 14 प्रकार के वायु हैं। उसके बाद इनका संचरण है, नाड़ियों से होते हुए, चक्रों से होते हुए वायु का जो संक्रमण है, संचरण है, जिससे इसका प्राण का निर्माण भी हो रहा है और संचार भी हो रहा है और वितरण भी हो रहा है। ये जो इस प्रकार की अवधारणा है, यह हमको देहधारी मनुष्य से ऊपर ले जाने में संवर्धन प्रदान करती है और हमें यह आश्वस्ति भी देती है कि यह संभव है। लेकिन प्राण से यह मात्र संभव ही है, क्योंकि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश मनुष्यों में भी है और अन्य जीवधारियों में भी है। जो जानवर हैं उनके पास भी है। मनोमय कोश भी है। विज्ञानमय कोश जो है वही विचारणा से हमें आगे ले जाने को प्रेरित करती है और हम विचार से आगे जाते हैं। और वस्तुतः जो आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश को कहते हैं कि तात्कालिक भी है। आनंदमय कोश अगर तात्कालिक है, उसका प्रमुख लक्षण है कि अहम बहुत देर तक आनंदमय कोश में टिक नहीं पाता है। या तो अहम आपको नीचे गिराएगा या ऊर्ध्वगामी करके ऊपर ले जाएगा। अगर ऊपर ले जाएगा तब भी अहम समाप्त हो जाएगा, और आनंदमय कोश में जब आप रहेंगे तो अहम से मुक्त होंगे। वस्तुतः ये जो पूरा कारण है इस आनंदमय कोश को समझने का, इसको इस प्रकार समझने की आवश्यकता है कि यदि मैं विचारणा के माध्यम से, विज्ञान से होते हुए आनंदमय कोश की तरफ प्रवृत्त होता हूँ, तब तो मैं देह का जो कंट्रोल है, ये जो हमारे देहधारी मनुष्य होने के कारण विचारणा की क्षमता पर जो भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसके कारण मैं देख नहीं सकता हूँ, जिसके कारण मैं समझ नहीं सकता हूँ, यह जो कि ज्ञान मार्ग में बाधित होता है, अगर हम उससे ऊपर निकलते हैं तो वस्तुतः सही विचार के प्रति आवृत्त होते हैं और हम उस परब्रह्म और परम चेतना को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान विज्ञान की सीमा ये है कि वर्तमान विज्ञान पदार्थ जगत की प्रकृति तक ही सीमित है। क्लेम बहुत बड़े बड़े हैं, दावे बड़े बड़े हैं कि विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये प्रकृति जो है ये पदार्थ जगत से बनी है। और पदार्थ जगत, हमारे कई मित्र बैठे हैं जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो जानते हैं कि ये प्रकृति में जितनी भी पदार्थ हैं ये अपना रूप बदलते हैं और ये सभी भूखे परमाणुओं से बने होते हैं। भूखे परमाणुओं से कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रोजन को पता है कि ऑक्सीजन से मिलना है और क्या बनना है, और उसके बाद इनका संलयन भी है और विलयन भी है और बाद में फिर विखंडन भी है, फिर अलग भी हो जाना है इनको। इसीलिए जितने भी जीवधारी हैं उनको नष्ट होना है, जितने पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट होना है। तो जो प्रकृति में जो कुछ भी है ये पदार्थ जगत है, और इस पदार्थ जगत के अलावा हमारे शरीर में जितनी ये खाली जगह है जो नासिका से होकर के गुजर रही है और सब जो गुजर रही है, जहाँ पे प्राण अवस्थित है, यह वह क्षेत्र है जिसको कि हम लोग आकाश तत्व के रूप में समझ सकते हैं। तो आकाश तत्व जो है ये इसका नैरंतर्य है, ये कहीं से भी खंडित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, अभी थोड़ा आगे बढ़ के खड़ा हो जाऊँगा, तो ये आकाश का नैरंतर्य मुझे लगातार प्राप्त होता रहेगा। चाहे आप इसको ये कह लें कि मेरा अपना आकाश लेके मैं चल रहा हूँ, जो कि संभव नहीं है, लेकिन एक ही आकाश है जो निरंतर रूप में सब जगह उपलब्ध है। तो वस्तुतः देह के अलावा जो संचरण के लिए और प्राण के संचरण के लिए जितनी भी व्यवस्था है, यह वस्तुतः भूखे परमाणुओं से इतर है। इसीलिए जो शरीर है ये नश्वर है, मृत्यु के बाद ये मिट्टी में बदल जाता है, लेकिन जो प्राण तत्व है, जो प्राण तत्व है, जो संवहन करता है, जो घनित ऊर्जा का स्रोत है, जो घनित ऊर्जा की व्यवस्था करता है, उसको वितरित करता है, वह वस्तुतः भूखे परमाणुओं से नहीं, संतृप्त परमाणुओं से बना है। तो निश्चित रूप से आप आकाश को भी इसलिए देख सकते हैं कि आकाश में भूखे परमाणु नहीं हैं। आकाश तत्व संतृप्त परमाणुओं से बना है।
इसीलिए जब भी वो उसमें विखंडन होगा तो अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए हमारे शरीर में भी जो जितनी वायु 14 प्रकार की वायु होती हैं वो सभी अखंड ऊर्जा को प्रवाहित करने का, अखंड ऊर्जा को नियंत्रित करने का, उनको वितरित करने का और संचरित करने का दायित्व प्राण लेता है इन सभी वायु को। और इसके साथ मनोमय कोश होते हुए आनंदमय कोश तक जाने की व्यवस्था है। ब्रजभूषण जी ने जैसे कहा कि आज साइंस के कारण, तो वस्तुतः वो विज्ञान नहीं है। जहाज बना लेना विज्ञान नहीं है, चीज़ें कैसे उड़ती हैं ये जान लेना विज्ञान है। उसके बाद तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि विज्ञान और अभियंत्रण में क्या फ़र्क है और दोनों किस तरह संबंधित हैं। अभियंत्रण विज्ञान के बिना नहीं है, लेकिन विज्ञान क्या होता है। तो वस्तुतः सृष्टि के सत्य के से साक्षात्कार तक न जा पाने के कारण केवल प्रकृति के सत्य को जानते हुए और उसी को पूर्ण विज्ञान समझ लेने की जो सीमा है, उसके कारण ही सारी व्याधियाँ और सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो जैसे अगर हम लोग कहें कि विज्ञान में जैसे बांट के पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इस तरह पढ़ते हैं, तो वस्तुतः हम चाहते हैं एक तो प्रकृति का सत्य है और एक पूरी सृष्टि का सत्य है। इसीलिए जैसे भारतीय दर्शन और फिलॉसफी में फ़र्क है। फिलॉसफी माने फिलियोसॉफी, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, जिज्ञासा पर ही समाप्त हो जाता है, जबकि दर्शन विषय वस्तु के सत्य से साक्षात्कार है, वो वहाँ तक ले जाता है। उसी प्रकार से जो भौतिक विज्ञान है वो केवल प्रकृति के उन सिद्धांतों का, प्रकृति के सिद्धांत अपने में नहीं चलते हैं। ये पूरी सृष्टि में प्रकृति हमारी वही है जो पदार्थगत है, और जो संतृप्त परमाणुओं से बना हुआ आकाश तत्व है वो वस्तुतः प्रकृति से बाहर है, वो प्रकृति के अलावा है, इतर है। तो प्रकृति के द्वारा बने हुए जो भूखे परमाणुओं से जितनी क्रियाएं होती हैं, जितनी होती हैं, इनको समझने के लिए जो मॉडर्न साइंस है, जो आज का विज्ञान है, उन लोगों ने इसको कुछ भागों में विभक्त किया है। समझना चूँकि पूरी अपनी संपूर्णता में समझना बहुत कठिन था, इसलिए बांटा। तो भौतिक विज्ञान का किसको कहा कि नहीं, दो या दो से अधिक पिंडों के बीच में होने वाली अंतर क्रियाओं के लिए जो नियम लगते हैं, उन नियमों को समझने का ज्ञान भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक लक्षण बहुत सीमित होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, ये सब भौतिक लक्षण हैं। भौतिक लक्षणों से आप मैकेनिक्स का, बिजली का, इन सब का अध्ययन करते हैं कि कोई चीज़ क्यों होती है, ये प्राप्त कर लेते हैं। और चूँकि जो भौतिक लक्षण होते हैं उनको माप लेना संभव है। बहुत ही रुचिकर है कि विशिष्ट, नव्य विशिष्ट अद्वैत में मापने की भी चर्चा है विज्ञान तत्व में। सो माप लेने, जहाँ पर भी माप कर सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, इसका मापन किया जा सकता है। इसलिए भौतिक विज्ञान में आप क्यों वाले सवाल बहुत पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। लेकिन थोड़ा अगर आप आगे बढ़िए तो जो किन्हीं दो या दो से अधिक पिंडों के बीच की वे अंतर क्रियाएं जो केवल भौतिक लक्षणों से नहीं समझाई जा सकती हैं, उनको रसायन शास्त्र पढ़ता है। लोग सामान्यतः समझते हैं कि फिजिक्स ज़्यादा टफ होता है केमिस्ट्री से, रसायन शास्त्र लेकिन ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन, वहाँ से शुरू करते हैं, और फिजिक्स वाले वाई क्वेश्चन करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ मापना संभव है। जब आप माप लेते हैं तो आप बेहतर जानते हैं और आप बढ़िया सिद्धांत प्रतिपादित कर सकते हैं। रसायन शास्त्र भी जब क्वांटम लेवल पर जाकर के मापने की स्थिति में आ जाता है तो उसका भी नाम बदल जाता है, उसको केमिकल फिजिक्स कहते हैं। इसकी बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, केमिकल फिजिक्स अलग से पढ़ी जा सकती हैं। तो वो प्रकृति के कानून, प्रकृति तक ही सब सीमित है, जिनके कारण से दो भूखे परमाणु मिलकर के क्या बना सकते हैं। भूखे परमाणुओं से मिली हुई जो बनी हुई चीज़ें हैं, उनकी उम्र क्या होगी, कब उनको विघटित हो जाना है, कब समाप्त हो जाना है, कब तक उनके भीतर दृढ़ता रहेगी, इन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान में हो सकता है। और बात और कठिन हो जाती है अगर उसमें जीव विज्ञान भी आ जाता है। इसीलिए फिर बाद लोग बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। इसी तरह से आगे सब कठिन होता चला जाता है, जहाँ जितना मापना संभव नहीं है। और वैज्ञानिक होने का मतलब ही होता है कि वैज्ञानिकता का मतलब ये है कि जो मैं समझ रहा हूँ
मैं इस तरह बताऊं कि आपको भी वैसा ही समझ में आए। मैंने कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, विज्ञान की आवश्यकता है। ये मैं मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूँ, आधुनिक विज्ञान की, कि मेरे मन में कोई विचार प्रक्रिया उद्भूत होती है, उसका संघनन होता है, मैं प्रयोगों से उसे समझता हूँ, और मैं इस तरह बताऊं कि दुनिया के किसी भी शोध पत्रिका में छपे कि दूसरा व्यक्ति भी वो प्रयोग करके देख ले और वैसी ही विचार प्रक्रिया उसके मस्तिष्क में भी उद्भूत हो। तो ये वैज्ञानिक तथ्य माना जाता है। अगर बोला कुछ जाए और समझा कुछ जाए तो उसको वैज्ञानिक तथ्य नहीं मानते हैं। अब प्रकृति के जितने भी नियम हैं उन सबको जान लेना भर विज्ञान है। यहाँ तक वैदिक शास्त्रों की जो विधियाँ हैं और हमारी विधियों में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रकृति के और सृष्टि के सत्य को जानने का तो विज्ञान प्रयास करता ही नहीं है, वो छोड़ देता है, विचारणा की पद्धति तक जाता है और अहम के साथ नीचे गिर जाता है। नीचे किस तरह गिर जाता है उसके मैं उदाहरण देता हूँ आपको। तो अब इसके बाद अभियंत्रण आता है। तो अभियंत्रण क्या होता है? वस्तुतः जितनी भी घटनाएं इस ब्रह्मांड में होती हैं या इस प्रकृति में होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, इनको नियमों का पालन करना होता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी घटना यहाँ नहीं हो सकती है जो नियमों का पालन न करे। सभी घटनाओं को, ऑल द हैपनिंग्स हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ नेचर, उनको मानना ही मानना है। कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो लॉज ऑफ नेचर के अगेंस्ट होता है। तो विज्ञान के तथ्य जानने के बाद लोगों के पास संभावनाएं यह पैदा हुई कि अगर विज्ञान ने समझा दिया, जैसे मौसम विज्ञान से अगर समझ लें कि वर्षा कैसे होती है, अब पता लग गया कि वर्षा होने के लिए कितने अवयव होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो अब यहाँ अभियंत्रण संभव है। अभियंत्रण यह है कि मैं इस हॉल में ऐसी परिस्थितियों की रचना करूँ कि यहाँ पानी बरस जाए। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति द्वारा जो प्रक्रियाएं पहले से प्रायोजित नहीं हैं, न इस स्थान पर और न इस समय, न तो इस टाइम पे न इस स्पेस में, टू मेक थिंग्स हैपन दैट आर नॉट प्लान्ड बाय द मदर नेचर ड्यूरिंग दिस टाइम एंड स्पेस, ये इंजीनियरिंग है। ये इंजीनियरिंग है। और ये इंजीनियरिंग को करने के लिए जो सेट ऑफ टेक्निक्स लगाई जाती हैं वो टेक्नोलॉजी है। A set of techniques applied to obtain required engineering effect, वहाँ तक जो पहुँचने का। तो इस प्रकार से जो विज्ञान और इंजीनियरिंग में जाते जाते विज्ञान अहम से गिरने का मार्ग प्राप्त करना शुरू कर देता है। विज्ञान विचारणा की पद्धति तक वैज्ञानिकता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम अभियंत्रण की तरफ जाते हैं, और ये वस्तुतः केवल विज्ञान में ही नहीं हुआ है, ये जितने विषय क्षेत्र हैं सब जगह हुआ है। जैसे आप दवाइयों की रचना लें तो हमारे ड्रग पर रिसर्च करने वाले जो हमारे मित्र हैं दवाइयों पर, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या अपने यहाँ जो विज्ञान में तत्संबंधित विभाग हैं, या बायोकेमिस्ट्री का विभाग है, या इस तरह के हमारे यहाँ चिकित्सा विज्ञान संस्थान में जो विभाग हैं, वो एक निश्चित परिवेश में अध्ययन करते हैं कि क्या करने से क्या बन जाएगा और उसका क्या प्रभाव हो जाएगा शरीर के किस अवयव पर या किस जैव रासायनिक अभिक्रिया पर। और एक सीमित अध्ययन के द्वारा वो संभव हो जाता है कि दिखाई पड़ेगा कि आपको दवा दे दी गई तो आपका शुगर कम हो जाएगा, आपको दवा दे दी गई तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वो हो जाएगा, लेकिन 10 साल उसको खा लेने के बाद बताते हैं कि अब ये कार्सिनोजेनिक भी है, इससे कैंसर भी होगा। तो हो क्या रहा है कि दुनिया में, पूरे विश्व में समस्या ये आन पड़ी है कि वैज्ञानिक सत्यों के सीमित उद्घाटन मात्र से अभियंत्रण का जो प्रयास प्रारंभ हो गया है, उससे एक समस्या के समाधान के साथ 5 नई समस्याओं का जन्म हो रहा है। फिर कहने को क्या आ गया कि यूनाइटेड नेशंस को कहना पड़ा कि इफ दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वुड सक्सीड, सोसाइटी एंड नेचर बोथ वुड फेल। जो ये प्रतिदर्श है, मॉडल को प्रतिदर्श कहते हैं, ये जो प्रतिदर्श है विकास का प्रतिदर्श, विकास का प्रतिदर्श कैसे आ रहा है? वैज्ञानिक नियम ढूंढ लिए गए, कोई चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, फिर अभियंत्रण का तकनीकी विचार से, टेक्नोलॉजी से सूत्रपात कर दिया गया कि कैसे वैसी ही चीज़
जब प्रकृति ने तय नहीं किया है, मदर नेचर ने तय नहीं किया है, प्रकृति ने नहीं तय किया है, लेकिन हम उसको पैदा कर देते हैं, तो अभियंत्रित कर देते हैं। यही सारी सब, इसके अलावा पूरा ब्रह्मांड जो है वो संतुलन में है। हालांकि हम चाहे जितना भी व्यतिक्रम कर लें, अंततोगत्वा प्रकृति और ब्रह्मांड अपने नियम से इसको संतुलित कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जितना चाहें उतना अत्याचार कर लें, जो भी गड़बड़ कर संतुलित कर लेंगे, लेकिन उनके संतुलित करने के क्रम में जिन परिस्थितियों से आगे आने वाली पीढ़ियों को गुजरना पड़ेगा वो हमारे नियंत्रण के बाहर हो सकती है। एक ही समस्या है। तो ये केवल विज्ञान तक ही निश्चित नहीं है, ये आगे बढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र जैसे ले लीजिए एक शब्द है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है रुपए पैसे का विज्ञान, यही दुनिया समझती है इकोनॉमिक्स। लेकिन जो भारतीय मनीषा में जो चिंतन है वो अर्थशास्त्र का मतलब खाली रुपए पैसे का विज्ञान नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है। क्योंकि वो जो पूरे प्रकृति से लेकर के सृष्टि तक के संपोषण के लिए जो विनिमय प्रक्रिया है और जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है उसके तरफ जाने का नाम है। इसीलिए आप देखिए कि आप देखिएगा कि कोई देश होगा जिसको कि वहाँ देखिएगा कि उसका जीडीपी बहुत बढ़िया हो, सकल घरेलू उत्पाद बहुत बढ़िया हो गया, सकल घरेलू उत्पाद बहुत बढ़िया हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन लोग दुखी हैं। एक बच्चा बंदूक लेके आ रहा है, सबको गोली मार दे रहा है स्कूल में आकर के। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये जीडीपी जीएनपी से काम नहीं चलेगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि नहीं, एक दूसरा ले आइए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ले आइए। लोगों ने कहा कि आप ये देखना शुरू कीजिए कि जितने भी व्यक्ति हैं समाज में, उसमें पुरुषों की स्थिति कैसी है, महिलाओं की कैसी है, बच्चों की कैसी है, वृद्धों की कैसी है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि लोग नहीं, दवाई मिल रही कि नहीं, जितने तरह के पैमाने हो सकते हैं सुविधा से मनुष्य को अच्छा रखने की, उसको सोचे। लेकिन वो भी काम नहीं किया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिनका अच्छा हो गया, वहाँ पर भी ये घटनाएं हो रही हैं, कोई बंदूक ले आकर के मार दे रहा है किसी को, लोगों के अंदर समझ नहीं पैदा हो रही है। तो आजकल अभी बात हो रही है और भूटान से इसकी बहुत बात हुई है, ह्यूमन वेल बीइंग इंडेक्स, कि लोग मनुष्य के रूप में इमोशनली ठीक ठाक हैं कि नहीं। मतलब अर्थ का संबंध केवल धन के विनिमय और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लिमिटेड स्कोप में, सीमित क्षेत्र में, दायरे में किसी चीज़ को देखते हैं और उस क्षेत्र को देखने के लिए आगे अपने विज्ञान को, अहम को नीचे रखते हुए ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते हैं, तो एक समस्या का समाधान करने के बाद हम 10 नई समस्याओं को जन्म देते हैं जो मनुष्य को सामान्य अवस्था में नहीं रहने देती। जब भी मैं कहता हूँ कि सामान्य अवस्था में नहीं रहने देती, उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो पूरा हमारा जो सामर्थ्य है, जो कि मैं देह से उठ करके अपने देह के अलावा अपने को समझते हुए और मैं जो बृहद ज्ञान की तरफ जा सकता हूँ, वहाँ से रोक देते हैं। तो ऐसा भी इकोनॉमिक्स, ऐसा फाइनेंशियल शास्त्र जो है वो सब वस्तुतः अनर्थ शास्त्र है। तो अगर अर्थशास्त्र पढ़ना है तो उसमें सबकी जिम्मेदारी पढ़ना पड़ेगा कि अर्थ से मतलब क्या है। जो संबंधों के संपोषण में अगर यह पूरी विनिमय प्रक्रिया लगती है तो अर्थशास्त्र है, और संबंधों के ध्वस्तीकरण में अगर लगती है, और संबंध वो है जो दोनों तरफ से एक जैसा है, बराबर का बंधन होना चाहिए। इससे सभी शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। संस्कृत के शब्दों के अर्थ को गलत हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे एक ही शब्द को देखें, सम्मान शब्द है, सम्मान को हम लोगों ने क्या समझना शुरू कर दिया है कि ये आदर है। सम्मान का मतलब आदर नहीं होता है, ये सम्यक मान है, जो जैसा है वैसा उसको पहचान लेना, राइट इवेल्युएशन ही सम्मान है। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा ना गाता हो और आप कहिए कि आप तो एकदम लता मंगेशकर की तरह गाती हैं, तो ये अधिमान है, और कोई बहुत बढ़िया गाता हो उसको आप कम करके आकिए तो अवमान है। तो राइट इवेल्युएशन, तो वस्तुतः जो पूरी पढ़ाई की पद्धति है, पहले मुझे लगता था केवल विज्ञान में समस्या है, लेकिन समस्या पूरी की पूरी जो पाश्चात्य पद्धति है पढ़ाई की, उसमें समस्या है कि उसने शब्दों के अर्थ को प्रकृति से सुविधाओं के प्राप्त करने तक सीमित करके रख दिया है। इसीलिए अर्थशास्त्र गड़बड़ हो गया है,
इसीलिए समाजशास्त्र गड़बड़ हो गया है। तो तात्पर्य क्या है? वस्तुतः ये आवश्यकता जो मैंने सोचना प्रारंभ किया, जब वेद विज्ञान केंद्र यहाँ बन रहा था, तो पहली बार जब उपेंद्र जी से बात हुई तो वही मैंने कहा कि वेद विज्ञान का उद्देश्य विज्ञान से कंपटीशन में उतरने मात्र तक अगर रहा तो इसका उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। वस्तुतः द इंडियन विजडम, आवर एंशिएंट विजडम should be integrated and inculcated in the western model of education to purify it. उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी लोग जो विज्ञान पढ़ते हैं, जो अभियांत्रिकी पढ़ते हैं या जो मानविकी पढ़ते हैं, हम सभी को उसको समझने की आवश्यकता है। अगर हम सभी समझते हैं तभी, अभी समय है ना, 5 मिनट में। कहने का तात्पर्य है वस्तुतः अब वो सही मार्ग क्या है? सही मार्ग यह है कि, और बहुत बढ़िया मुझे लगा जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा स्वामी नारायण भगवान के बारे में और विशिष्ट नव्य विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि जिस तरह से मैं इन चीज़ों को सोच रहा हूँ उसको बड़ा बल मिलता है उस सोचने की पद्धति को। तो कहने का तात्पर्य है, चूँकि मैं मनुष्य के रूप में इस देह के अलावा भी हूँ, उससे 2 चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एक तो ये कि इस निखिल विश्व को मेरे बिना समझना संभव नहीं है। अगर इस निखिल विश्व को मुझको छोड़ के समझा जाएगा तो पूरा नहीं पड़ेगा। उसी तरह कि मुझे अगर अपने को समझना है तो बिना पूरे विश्व को साथ में ले हुए समझे वो भी पूरा नहीं पड़ेगा। जो मैं हूँ, अब इसकी रचना कैसी हुई, इसीलिए कहा, इसलिए योग आया। अपने को अगर पूरी सृष्टि से जोड़ करके देखने का प्रशिक्षण मेरा नहीं है तो मैं अलग थलग हूँ, और अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो मैं अलग थलग नहीं हूँ। इसमें बाधक 2 चीज़ें होती हैं। इसमें बाधक है चित्त और वृत्ति, इसमें बाधक है। इसीलिए योगश चित्त वृत्ति निरोधा है। योग में करना क्या, अपने को इस पूरी सृष्टि के साथ जोड़ देना है, प्रकृति से आगे जाना है। ये पदार्थ जगत जो है इससे आगे जाना है, जब जोड़ने की जो प्रक्रिया है। इसी में अष्टांग योग भी है। अष्टांग योग में जैसे नाम आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब चीज़ें हैं। तो यम अगर कायदे से पढ़ेंगे पूरा तो उसका अंत छोटे से रूप में अगर जानना चाहें तो यम का कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मैं चाहूँ तो मनुष्य के रूप में अपने शरीर को चाहूँ तो जितना अच्छा बना सकता हूँ और चाहूँ तो जितना खराब कर सकता हूँ। उसी तरह से शरीरेतर मैं जो हूँ उसको भी चाहे जितना अच्छा बना सकता हूँ। अपरिमित ऊर्जा का स्रोत प्राण हमारे भीतर विद्यमान है, उससे मैं जितना अच्छा बना सकता हूँ और इस शरीर से उठ के पूरे सृष्टि के साथ तादाद में रखने की शक्ति मैं प्राप्त कर सकता हूँ। इसको यम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा इस पूरी सृष्टि में अगले क्षण क्या होगा, आगे क्या होगा, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, वो नियम है। इसीलिए जो यम और नियम को समझता है वही अष्टांग योग में आगे जा सकता है। यम है कि हमारे पास ये शक्ति है कि मैं अपने शरीर, मन, विवेक को उन्नत करते हुए आत्मा की तरफ जाते हुए, उस तरह फिर मैं कहूँगा कि नव्य विशिष्ट अद्वैतवाद यही कहता है कि ब्रह्म तो सत्य है ही है, ये जगत भी सत्य है, विज्ञान भी सत्य है, और आत्मा भी अलग से है और संसार भी अलग से है। ये सब हैं, ये सब यथार्थ है। तो उनसे मैं अपनी तादाद में स्थापित कर सकता हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी होगा अगले क्षण या आने वाले समय में, वो एक नियम से चल रहा है। वो नियम है, माने वो तय है। इसीलिए हम कहते हैं कि नियति को ये मंजूर था, नियति को ऐसा दिखाना था, ये नियत था, इसलिए वो नियम है। हो सकता है कि चूंकि हमने वो नियम अभी उद्घाटित नहीं किए हैं, इसलिए मैं उनकी भविष्यवाणी नहीं कर पाता हूँ कि अगले क्षण क्या होगा, 5 मिनट बाद क्या होगा। तो यम और नियम दोनों को जब व्यक्ति धारण करता है तब वो अष्टांग योग के लिए, तब वो अपने को पूरी सृष्टि में समायोजित करने के लिए उसके अंदर सामर्थ्य आती है। कहने का तात्पर्य है कि अगले क्षण क्या परिस्थितियाँ होंगी वो तो मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उनमें मैं कैसे समायोजित हो सकता हूँ, पूरी सृष्टि से एकाकार का भाव निरंतर बनाए हुए, इस नैरंतर्य को बनाए हुए, देहाभिमान से मुक्त रहते हुए, ये मैं कैसे कर सकता हूँ अगर मैं यम का पालन करूँ और नियमों की स्वीकृति बनूँ
ये स्वीकार करूं कि अगले क्षण क्या भी होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। और जब मैं स्वीकार करूंगा तो फिर उसके लिए आगे पद्धति दे दिया कि भाई ठीक है, आप आसन कर लीजिए शरीर के लिए, यम नियम आसन प्राणायाम कर लीजिए जो वायु से आ रहा है, फिर प्रत्याहार करिए, मैंने वही आहरण करिए। जो अन्नमय कोश है ये आहरण से संचालित है। तो किस तरह के आप पदार्थ ले रहे हैं, किस तरह से वायु ले रहे हैं, किस तरह से वायु का नियंत्रण कर रहे हैं, अपान उदान व्यान सभी वायु का नियंत्रण कर रहे हैं, इससे आप प्रवृत्त हो सकते हैं और ध्यान धारणा समाधि तक जा कर के। और निश्चित रूप से तो पूरे हमारी जो अपनी शैक्षणिक व्यवस्था थी जिसमें संभव था कि मैं सीमित क्षेत्रों में विषयों का अध्ययन न करके व्यापक बड़े कैनवस पे चीज़ों को पढ़ सकूं, बांट बांट के फिजिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ूं। विज्ञान की उन्नति में समझ में आया कि खाली फिजिक्स को अलग से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बायोफिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। खाली केमिस्ट्री को अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, केमिकल फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा जहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स एक हो जाती है। इसी तरह से विभिन्न विषयों को का जो अलग अलग विखंडन करके बांट बांट करके पढ़ने की जो विधि है, उससे हमारे विज्ञान का ही नहीं, हमारे अर्थशास्त्र का, हमारी मानविकी का सबका क्षरण हुआ है। तो वेद विज्ञान केंद्र जो एक संस्थान के रूप में आगे जाना है, इसकी जिम्मेदारी यही है। ये वस्तुतः प्रशिक्षण का केंद्र के रूप में इसको आना चाहिए, जो विश्वविद्यालय में और पूरे देश में और हो सके तो फलतः पूरे विश्व में अध्ययन की उन पद्धतियों का विकास करे जो टुकड़ों में नहीं समष्टि में अध्ययन की व्यवस्था करती है। धन्यवाद।